हेलो दोस्तों, आई एम दीपेश फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। होपफुली आपने ड्यू के एमएससी फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे वो देख लिया होगा। पार्ट 2 में पढ़ने से पहले वही सेम कंसेप्ट रखना है। वीडियो जब क्वेश्चन आए तो पॉज कर देना एंड देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नहीं हो तो आंसर देखना। ये एक तरह से चेक करने का तरीका है कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? मेन ग्रुप से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है NCH3 थ्राइस है, NSiH3 थ्राइस है। करेक्ट स्टेटमेंट में बतानी है इन दोनों मॉलिक्यूल्स को लेके। तो अगर हम NCH3 इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगी। ये CH3 है, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, और NSiCH3 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। बोथ है पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे CH3 है तो एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग का, है ना। तो वहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा बैक बॉन्डिंग का। कैसे कि यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसमें क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, और अगर इसके अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसमें डोनेट होना चाहेगा। अब नाइट्रोजन का ऑर्बिटल लोन पेयर जो होगा वो 2p ऑर्बिटल में होगा, तो यहाँ पे 2p3d ओवरलैपिंग होगी। कई क्वेश्चंस में ओवरलैपिंग का ऑर्बिटल का भी पूछा जाता है कि कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, तो 2p3d ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है अब पिरामिडल में ना होके एक प्लेनर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा हर बॉन्ड के अंदर। ठीक है, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो इनके पास भी है, डी ऑर्बिटल इस वाले सिलिकॉन एटम के पास भी है, तो इसी वजह से जो NSiCH3 है वो प्लेनर हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन के पास कहाँ के एम्प्टी ऑर्बिटल, उसके पास तो खुद ही S और P इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी वाले आते ही नहीं है, तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आ गया। ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? NMR पे बेस्ड है, क्योंकि ड्यू के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो सिंपली हमें जो भी स्ट्रक्चर होगा, एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना इस बात को, दोबारा बोल रहा हूँ कि जो भी NMR में सिग्नल आए, क्वेश्चन आए, उसका स्ट्रक्चर इलेबोरेट करके बनाना, पूरा बनाना, ये कंबाइंड स्ट्रक्चर से मत पता लगाना। तो अगर मैं इसको भी ध्यान से बनाऊँ तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। CH3 यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ से क्लोरीन अटैच्ड है, इसके साथ CH2 अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ढूंढने को बोला है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक्चुअली में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल ही बताने होते हैं, है ना। कितने NMR सिग्नल आएंगे, जो भी हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के। देखो ये वाला हाइड्रोजन अलग है, ये तीनों हाइड्रोजन एक जैसे होंगे तो हम एक काउंट करेंगे, तो एक काउंट हो गया, दो काउंट हो गया। ये दो हाइड्रोजन एक जैसे होंगे तो तीन काउंट करेंगे, और ये दो हाइड्रोजन एक जैसे होंगे तो चार काउंट करेंगे। नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होंगे, 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना लेना, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डायबोरेन देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड बोरॉन ऑल द एटम्स। ओके, डायबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब एक्चुअली में ये जो होते हैं ये पीछे की तरफ होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन, और ये वाले क्या होते हैं, बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक, तो डायबोरेन के अंदर बताना देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड बोरोन, तो ये ऑप्शन गलत है। और एटम आर इन वन प्लेन, तो ये भी चीज गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ होता है, हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहा होता है, तो ये बीच में आ रहे हैं। ये टर्मिनल वाले जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, इसी केमिस्ट्री थोड़ी शो कर रहे होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BHB बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली में हम ये चीज पढ़ते भी हैं कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है BHB के बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इसको बनाना बॉन्ड से भी जानते हैं। 3 सेंटर कैसे, यहाँ पे एक बोरोन है, हाइड्रोजन है और बोरोन है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बना होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बोला गया है, जो कि बिल्कुल बेतुका ऑप्शन है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, C ऑप्शन। अब एक और कंसेप्ट आता है डेल्टा बॉन्ड का, है ना। हमने सिग्मा बॉन्ड पढ़ा, पाई बॉन्ड पढ़ा, अभी डेल्टा बॉन्ड क्या चीज है। डेल्टा बॉन्ड एक्चुअली में तब फॉर्म होता है जब डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। जब डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, है ना, और जनरली वो किसकी होती है, dx² dxy की होती है ना। जनरली dxy की ओवरलैपिंग होती है, dxy, है ना, या dyz, जो भी ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे सेम सिमेट्री वाले, तभी हमारे डी ऑर्बिटल से डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो जो डी ऑर्बिटल होता है डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे तो वो Re2Cl8 2- में बनता है। साथ में एक और कंपाउंड में बता देता हूँ,
अगर ये ना आए तो दूसरा कंपाउंड MO2Cl8 2 माइनस, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, हमारा डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि डेल्टा बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। आर की बात करें तो D4 कन्फिगरेशन होती है, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया आर के बीच में, देन 2 पाई बॉन्ड होते हैं और फिर लास्ट में एक डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको मार्क कैसे करते हैं, हम येलो से मार्क कर देते हैं। ये क्या है सिग्मा, ये दोनों क्या है पाई, और ये जो हमारा ऊपर वाला है ये क्या है, मेरा डेल्टा बॉन्ड है, ठीक है। और ये डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। साथ में यहाँ Cl जो होंगे अटैच होंगे 4 दोनों में, ठीक। ये ध्यान में रखना, डेल्टा बॉन्ड की बात इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही कई बार एसिड ही हमसे कंपैरिजन करवा लेते हैं एसिड में कि कौन सा एसिड कैसा है ना। स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो हमें हमेशा देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे हम ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे +7 है क्लोरीन की +7 है यहाँ पे, सल्फर की +6 है, नाइट्रोजन की +5 है, फॉस्फोरस की +3 है, नहीं +5 है, ठीक है। तो +5 तो है, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है। तो ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा कि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है, तो इस तरीके से हम बता देंगे। एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज कैरिड आउट बाय, तो जो पार्ट 1 था उसी के टाइप का क्वेश्चन आ गया। HBr H2O एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन देते हैं, HOBr के भी अलग रिएक्शन होती है। Br2CH2 क्या करते हैं, पैरा पे ब्रोमीन लगाते हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले एक लेक्चर में। तो NBS क्या होता है, वो बेस्ट पार्ट है एलाइलिक ब्रोमिनेशन का। तो मैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन वाला कंसेप्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर भले ही क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन एक रिएक्शन सीक्वेंस में कहीं NBS डाल रखा होगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि NBS क्या चीज़ है। तो वो सिंपली एक रिएजेंट है जो ब्रोमीन अटैच करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक। सेम अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि टाइम कंस्टेंट रहता है ना। तो ये चीज़ ड्यू एग्जामिनर्स को भी पता है कि टाइम कम है बच्चे के पास, तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देने हैं कि भले कम टाइम लगे लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपकी बेसिक कंसेप्ट में होंगे और आपकी एक्यूरेसी हो सकता है खराब हो जाए। तो आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है, ठीक। फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, है ना। तो पहले स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो ऑर्बिटल जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर होते हैं। एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का नहीं होता, लेकिन पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल किस तरीके से, अगर पी एक्स का ऑर्बिटल है तो वो ऐसा ही होगा, अगर पी वाई का है तो वो ऐसा ही होगा, और अगर पी जेड का है तो वो ऐसा ही होगा, समझ रहे हो। मतलब इनके कुछ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देन अ पोलर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम विच हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है तो पोलर बॉन्ड कैसे बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो क्या ये पोलर बॉन्ड है, तो बिल्कुल नहीं, आंसर गलत है, ठीक। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया था। प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सजेस्ट दैट इट हैज जीरो डायपोल मोमेंट, तो ये जरूरी नहीं है। अगर पोलर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें पोलर बॉन्ड है, हो सकता है कैंसिल हो सकता है ना भी कैंसिल हो। फॉर एग्जांपल दो समझते हैं, जैसे ClF3 की बात करें तो इसके अंदर पोलर बॉन्ड तो है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, फ्लोरीन की अलग है। लेकिन अगर हम शेप देखेंगे तो इसका शेप आता है टी शेप का, इस तरीके का, है ना, टी शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पे F से कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी आ रही है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ SF4 का, दोनों क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो SF4 में SiF4 ले लेते हैं, SiF4 में सिलिकॉन F ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो इसमें जो म्यू होता है वो 0 होता है। तो भले ही यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड तो यहाँ पे भी था, पोलर बॉन्ड होने की बजाय यहाँ पे म्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये SiF4 है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक। तो ये ध्यान में रखना, ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। नाउ ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमारे बायोमोलिक्यूल से आएंगे या फिर ये आइसोप्रीन या टर्पीन्स, इन सब से यूनिट्स आएंगे, इजी क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल रबर जो होता है आइसोप्रीन का यूनिट होता है। आइसोप्रीन कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है यहाँ पे, है ना। तो हमें नॉर्मली ये देखना होता है, कई बार क्वेश्चंस में आता है कि कितने आइसोप्रीन यूनिट्स होंगी, तो नंबर ऑफ कार्बन गिनना, नंबर ऑफ कार्बन गिनना और उसको डिवाइड कर देना 5 से, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ये दोबारा से सॉलिड स्टेट आ गया, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन डाला है तो सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस उसके हमेशा ही आते हैं। तो सॉलिड स्टेट में बोला है स्कॉटकी डिफेक्ट्स कब फॉर्म होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट्स कब होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ अनायन और कटायन एक
किसी क्रिस्टल लैटिस से मिसिंग होते हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान में रखना। अब हाउ मेनी वाइब्रेशनल नोड्स आर प्रेजेंट इन NH3, कितने वाइब्रेशनल नोड्स प्रेजेंट होंगे NH3 के अंदर। तो देखो NH3 की अगर हम बात करें तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 3n नोड्स होते हैं टोटल। 3n मतलब यहाँ पे n कितने हैं, 4 है, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। तो यहाँ पे टोटल जो नोड्स होंगे वो 12 नोड्स होंगे, 3n से हमें पता लग गया। तो NH3 क्या है, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, क्योंकि अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था पिरामिडल शेप का होता है। तो यहाँ पे NH3 की बात करें तो पिरामिड नॉन लीनियर है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन तो इसके 3 होंगे, रोटेशनल भी 3 होंगे, और वाइब्रेशनल कितने बचे, 6, एंड देन 6 बचेंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो 6 होगा। और या फिर आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो, फॉर्मूला क्या बोलेगा, 3n-6 है, क्योंकि नॉन लीनियर है तो फॉर्मूला क्या होता है, वाइब्रेशन नोड का 3n-6 होता है। तो n की जगह पे यहाँ पे 4 रख देंगे, क्योंकि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन का एटम, 3 हाइड्रोजन के एटम। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म हो जाएगा। अगेन NMR का क्वेश्चन है, NMR बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू के सिलेबस में भी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से देना बहुत पसंद करते हैं, चाहे फिजिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक्स तो इनका फेवरेट है। तो वही जो भी दे रखा है स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। 1-chloro-4-methoxy बेंजीन दे रखा है, तो बेंजीन रिंग बनाओ, 1 पोजीशन पे क्लोरीन है एंड 4th पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो OCH3 और यहाँ पे मिथाइल आ गया, कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों हाइड्रोजन के लिए एनवायरनमेंट क्या है, सेम है, यहाँ पे भी क्लोरीन है और इतनी दूरी पर OHCH3 है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन के लिए एनवायरनमेंट क्या अलग है। तो इन दोनों की वजह से एक सिग्नल आएगा, इन दोनों की वजह से दूसरा सिग्नल आएगा, और इन 3 हाइड्रोजन की वजह से तीसरा सिग्नल आएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अब एनवायरनमेंट कैसे देखना है, इन हाइड्रोजन को देखो तो इनके पास में OCH3 है, लेकिन Cl दूर है। इन हाइड्रोजन के लिए Cl पास है, OCH3 दूर है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है, और ये तीनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे।